नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, ये गांव में शारदा नाम की महिला रहा करती थी। दोस्तों, उनके पति मोहन जी का देहांत हुए कई साल हो चुके थे और अब वो अपनी बेटे संजय और बहू सुनीता के साथ रहा करती थी। मगर यह रहना सिर्फ नाम का था, क्योंकि इस घर में उनका कोई अपना नहीं था। एक दिन दोस्तों, दोपहर के समय खाने की टेबल पर शारदा जी ने धीरे से कहा, बहू मुझे खांसी बहुत आ रही है, इसलिए मैं चावल नहीं खा सकती हूँ। तुम चावल खा लो और मुझे यह रोटी दे दो। दोस्तों, शारदा जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि संजय ने बीच में ही टोक दिया, माँ 2 दिन से सुनीता को भी बहुत खांसी, आखिरकार जुकाम हो गया है, तो आप उसे रोटी खाने दीजिए और खुद चावल खा लीजिए। वैसे भी मुझे लगता है कि रोटी खाने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए तो घंटे भर बैठकर खाती रहती हैं। इतनी देर तक कोई खाना आखिरकार खाता है क्या? संजय की बातें सुनकर शारदा जी को दोस्तों बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगी कि बेटा अपनी पत्नी की तकलीफ तो देख सकता है, लेकिन माँ की तकलीफ उसे क्यों नहीं दिखती है? क्या शादी के बाद बेटे के लिए माँ की कोई अहमियत नहीं रह जाती है? आज उन्हें अपने पति मोहन जी की दोस्तों बहुत याद आ रही थी कि मोहन जी हमेशा अपनी माँ का सम्मान आखिरकार किया करते थे और अपनी पत्नी को भी उसी संस्कार में उसने ढाला था। लेकिन पता नहीं संजय के अंदर यह बदलाव कहां से आ गया। शारदा जी दोस्तों चुपचाप दाल पी करके उठ गई। अगर वह चावल खा लेती तो दोस्तों उनकी खांसी और बढ़ जाती, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे खाना छोड़ दिया और घर में उनकी कोई परवाह करने वाला दोस्तों बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एक सहेली थी सुमित्रा और शारदा जी की दोस्ती सालों पुरानी थी। जब भी वे पार्क में मिलती और सुमित्रा उनके लिए कुछ न कुछ दोस्तों खाने को जरूर लाती थी और वह हमेशा शारदा जी की हाल चाल पूछती और उनकी मदद के लिए तैयार रहती। फिर इस बात भी जब शारदा जी की तबीयत दोस्तों खराब हुई तो दवाई का इंतजाम सुमित्रा ने ही किया। 2 दिन बाद दोस्तों जब शारदा जी कुछ ठीक हुई तो वह पार्क में सुमित्रा से मिलने बातें करते करते सुमित्रा ने कहा, शारदा इस बार मैं महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रही हूँ। आखिर इतने सालों बाद आया है, यह मौका बार बार बिल्कुल भी नहीं आता है। तुम भी चलो ना। महाकुंभ का नाम दोस्तों सुनकर ही शारदा जी के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। लेकिन दोस्तों फिर वह असमंजस में पड़ गई कि सुमित्रा वहां बहुत भीड़ होगी, हम कैसे जाएंगे? सुमित्रा ने दोस्तों हंसकर कहा, अरे मैं हूं ना, मेरे बेटे के बहुत जान पहचान वाले वहां पर हैं और वहां हम आराम से स्नान कर पाएंगे। शारदा ने दोस्तों उदास और में कहा, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे बेटे तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं और एक मेरा बेटा है जो पास होते हुए भी हमेशा मुझसे बात तक नहीं करता है, जब भी करता है तो उल्टा सीधा जरूर बोलता है। दोस्तों सुमित्रा ने गंभीर होकर कहा, शारदा हमेशा चुप रहना अच्छी बात नहीं होती है, कभी कभी बोलना भी बहुत जरूरी होता है, वरना लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठाने लगते हैं। दोस्तों शारदा जी सुमित्रा की बातों को सोचते हुए घर लौट आई और जैसे ही उन्होंने दोस्तों गेट खोला तो उनकी बहू सुनीता सामने खड़ी हुई थी। तानों से दोस्तों भरी हुई आ गई और महारानी घूम फिर कर घर में आप कोई काम करने को कह दो तो तबीयत तुम्हारी खराब हो जाती है और पार्क में घूमने के लिए रोज निकल जाती हो। दोस्तों बहू की यह बात सुन करके शारदा जी को सुमित्रा की बात बिल्कुल याद आ गई और हमेशा चुप रहना सही बात नहीं है। इस बार उन्होंने दोस्तों हिम्मत जुटाई और शांत स्वर में कहा, बहू मैं घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, अगर फिर भी कोई काम रह जाता है तो बता दो, वह भी मैं कर दूंगी। लेकिन दोस्तों ताने मारने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है।
दोस्तों शारदा जी की बातें सुन करके सुनीता को गुस्सा आ गया और माँ जी के दोस्तों आप कुछ ज्यादा ही आज नहीं बोल रही हो क्या? अगर चुप रहोगी तो ही आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, कहकर दोस्तों वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। और शाम को दोस्तों जब संजय ऑफिस से घर आया तो सुनीता ने दोस्तों रोते हुए नाटक किया और संजय तुम्हारी माँ ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की। संजय की दोस्तों यह सुनते ही वह गुस्से में आ गया, माँ के कमरे में पहुंचा। माँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनीता को कुछ कहने की? और तुम्हें पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर उसने रोते हुए शिकायत की है तो गलती तुम्हारी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आइंदा अगर सुनीता की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा माँ कोई नहीं होगा। शारदा जी ने दोस्तों आहत होकर के कहा, बेटा तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी की तकलीफ समझ आती है, दिखती है। माँ दोस्तों जिए या मरे इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि मेरा कोई बेटा ही ना हो। दोस्तों यह सुन करके संजय बिल्कुल आग बुलबुला हो गया। गुस्से में उसने अपनी माँ के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और अपनी औकात में रहो माँ, आगे से सुनीता के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले इस थप्पड़ को तुम जरूर याद रखना। दोस्तों बेटे का व्यवहार देख करके शारदा जी की आंखों में बिल्कुल दोस्तों आंसू आ गए, झरझर बहने लगे और उन्होंने कांपते स्वर में कहा, संजय तुमने मेरे परिवारिश को आज लज्जित कर दिया, बेइज्जती कर दिया। माँ के ऊपर हाथ उठाने वाला बेटा कभी सुखी नहीं रहता है। एक दिन तुम्हें अपनी इस गलती का बड़ा एहसास होगा, पछतावा होगा। दोस्तों उसके बाद 3-4 दिन यूं ही बीत गए और इस बीच दोस्तों शारदा जी पहले से भी ज़्यादा चुप रहने लगी। जब दोस्तों वो फिर से सुमित्रा से मिलने पार्क में गई तो उनकी आंखों में दोस्तों आंसू थे और सुमित्रा मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा। सुमित्रा का दोस्तों चेहरा गुस्से से लाल हो गया और शारदा तुम इतनी कमजोर क्यों हो? अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम्हें भी उसे 2 थप्पड़ मारने था, रुकना नहीं था तुम्हें भी। यह कैसे माँ हो तुम जो अपनी संतान से तुम डर रही हो, घबरा रही हो? दोस्तों शारदा जी ने सिर झुका लिया। अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी शारदा, सुमित्रा ने दोस्तों गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई तो मुझसे मिलने कभी मत आना, यह मेरा वादा है। आज उसने हाथ उठाया है, कल को तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा, इसमें कोई शक नहीं है और तब कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा। दोस्तों सुमित्रा की ये बातें शारदा जी के दिल में बिल्कुल उतर सी गई और उन्होंने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाई और दृढ़ स्वर में कहा, सुमित्रा तुम सही कह रही हो, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तुम एक नई शारदा देखोगी, एक ऐसी शारदा जो अपने सम्मान के लिए खड़ी होगी। दोस्तों सुमित्रा मुस्कुराई, यही बात तो मैं सुनना चाहती हूँ। दोस्तों फिर शारदा जी के अंदर अब एक नई आग जल गई, बिल्कुल जल चुकी थी। उन्होंने तय किया कि अब वो अपने अपमान को चुप रहना और सहना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। और घर लौटते ही दोस्तों उन्होंने सबसे पहले काम यह किया कि गहनों और जरूरी कागजातों को इकट्ठा किया। फिर दोस्तों उन्होंने अपने पुराने मित्र रमेश जी को वहां पर तुरंत फोन किया, जो दोस्तों वकील थे। और रमेश भाई मैं अपने बेटे के घर में रह रही हूँ, लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से मैं जीना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी, उन्होंने ठोस आवाज में कहा। रमेश जी ने तुरंत दोस्तों कहा, शारदा बहन आप तुरंत मुझसे मिलिए, मैं आपसे पूरा रास्ता मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों शारदा जी अगले दिन ही रमेश जी के ऑफिस में गई और वहां उन्होंने अपने बीती हुई बात सुनाई, कैसे बेटे ने उन पर हाथ उठाया, कैसे बहू ने हमेशा ताने मारती है और कैसे वह इस बंधन में खुद को आजाद करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों रमेश जी गंभीर होकर बोले, शारदा जी आप कानूनी रूप से अपने बेटे से अपना खर्च मांग सकती हैं, अगर
वह आपको परेशान कर रहा है तो वह आप पुलिस भी शिकायत भी कर सकती हैं। दोस्तों शारदा जी ने सोचा, क्या मेरा बेटा सच में इतना गिरा हुआ है, इतना नीचे चला गया है कि मुझे उसके खिलाफ पुलिस में जाना पड़ेगा। आखिर कुछ देर सोचने के बाद दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि बेटे बहू के रहमो कर्म पर अब और नहीं रहेगी। घर लौटते ही दोस्तों उन्होंने संजय और सुनीता को बुलाया और स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कहा, मुझे इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रहना है। तुम लोगों के लिए सिर्फ एक मैं बोझ हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसलिए मैं खुद को इस बोझ से बिल्कुल मुक्त कर रही हूं। मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया है और मैं वहीं रहूंगी। मेरी जरूरतें कम हैं और जितना मेरे पास है वो मेरे लिए काफी है। दोस्तों संजय और सुनीता को यह सुनकर के झटका लगा। मैं आपको कहाँ जाना है, आपको हमसे क्या तकलीफ है? संजय ने थोड़ा सा नरमी से पूछा, लेकिन दोस्तों यह नरमी बस दिखावे की साफ साफ झलक रही थी। दोस्तों शारदा जी मुस्कुराती, जब मैंने तुम पर भरोसा किया तब तुमने मेरी परवाह नहीं की। अब मैं खुद पर भरोसा कर रही हूं। अब मुझे किसी का सहारा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों शारदा जी ने अपना सामान पैक किया, बिना पीछे देखे दोस्तों उस घर से आखिरकार चल गई। दोस्तों अब वह एक नए सफर पर थी और अपने आत्मसम्मान की तलाश में, अपनी पहचान की खोज में। दोस्तों शारदा जी ने अपने किराए के नए घर में कदम रखा और छोटा सा दोस्तों कमरा, एक खिड़की से बाहर खुला आसमान दिखता था। दोस्तों यह उनके पुराने घर का जितना बड़ा या आरामदायक तो नहीं था, लेकिन दोस्तों यहाँ उन्हें सुकून बिल्कुल शारदा जी को महसूस हो रहा था। और दोस्तों यह जगह उनकी अपनी थी जहां ना ताने थे ना अपमान थे। और कुछ दिनों तक दोस्तों उन्होंने अपने पुराने जीवन की यादों को मन से निकालने की शारदा जी ने कोशिश की। हर दिन सुबह उठ करके पार्क में जाती और वहां पर कुछ बुजुर्ग महिलाओं से मिलती जो उनकी तरह अपने अपने संघर्षों से दोस्तों गुजर रही थी। और धीरे धीरे उनका दोस्तों आत्मविश्वास आखिरकार लौटने लगा। और एक दिन दोस्तों पार्क में बैठी शारदा जी सोच रही थी कि अब आगे क्या किया जाए, आगे क्या करना होगा। तभी दोस्तों उनकी पुरानी सहेली तुरंत सुमित्रा जी वहां पर आ गई। अरे शारदा जी, तुम यहाँ हो? मैंने सुना था कि तुम बेटे के साथ रह रही हो। सुमित्रा ने दोस्तों चकित होकर पूछा। शारदा जी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब अपनी जिंदगी खुद के लिए मैं जीना चाहती हूँ। दोस्तों फिर सुमित्रा ने उनकी हिम्मत की सराहना की और फिर एक सुझाव दिया, तुम्हें पता है पास में एक स्कूल है जहां बुजुर्ग महिलाओं को बच्चों को पढ़ाने का काम दिया जाता है। वहां तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे और समय भी अच्छे से तुम्हारा कट जाएगा। दोस्तों यह सुनकर के शारदा जी को अच्छा लगा और शायद यही दोस्तों उनकी राह आखिरकार हो सकती थी। और उन्होंने अगले ही दिन स्कूल जाकर के वहाँ के दोस्तों जो प्रिंसिपल थे उनसे मुलाकात की और उनकी दोस्तों शिक्षा और अनुभव देख करके प्रिंसिपल ने दोस्तों तुरंत काम दे दिया और बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुए। अब दोस्तों शारदा जी बच्चों को पढ़ाने लगी और उनके जीवन में दोस्तों फिर से ऊर्जा आखिरकार आ गई और बच्चों की दोस्तों मासूम हंसी और उनके सवालों ने दोस्तों उनके ज़िंदगी का आखिरकार नया मकसद दे दिया। दोस्तों फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बना ली और जहां पहले उन्हें दोस्तों अपने घर में अपमान से सहना पड़ता था, अब दोस्तों वह लोग उनकी इज्जत आखिरकार करने लगे थे। दोस्तों उनका आत्मसम्मान आखिरकार लौट आया था। एक दिन दोस्तों संजय माँ से मिलने आया। उसने देखा कि माँ अब पहले से जैसे नहीं है और वह आत्मनिर्भर, खुश और आत्मविश्वासी थी। माँ मैं आपको वापस घर लेने के लिए आया हूँ। दोस्तों उन्होंने धीरे से कहा। उस शारदा जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा अब मेरा घर यही है जहाँ इज्जत और प्यार मिले वही घर होता है। संजय दोस्तों सिर झुकाकर बोला, माँ मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोस्तों फिर शारदा जी ने कहा, संजय कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं भरते हैं। मैं तुझे माफ तो कर सकती हूँ मगर तेरे साथ कभी भी मैं जा नहीं सकती हूँ। बेटे का दोस्तों एहसास हो गया था कि उसने अपनी माँ को तब खो दिया है जब उसने आत्मविश्वास से
ठेस पहुंचाई थी। दोस्तों यह देख करके वह बिना कोई और शब्द कहे संजय ने अपनी सिर झुका लिया और भारी कदमों से दरवाजे की ओर दोस्तों बढ़ गया। दोस्तों उसने उम्मीद की थी कि माँ उसे रोक लेगी, मगर दोस्तों पीछे से कोई आवाज आखिरकार नहीं आई। दरवाजे के बाहर दोस्तों कदम रखते उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जब टूट जाते हैं तो उन्हें जोड़ना नामुमकिन आखिरकार हो जाता है। और वह खाली हाथ दोस्तों लौट कर, मगर इसके बाद अंदर एक ऐसा दोस्तों खालीपन था जो शायद अब कभी भी नहीं भर पाएगा। लेकिन दोस्तों शारदा जी अब अपनी नई जिंदगी में आखिरकार बहुत खुश थी, और एक ऐसी जिंदगी जो दोस्तों उन्हें हमेशा खुद चुनी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।